रिबॉर्न ऑफ विलन्स इन लव। एपिसोड 12। एक अंधेरा कमरा और इस अंधेरे कमरे में किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाजें, जैसे कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन सांस ले नहीं पा रहा। तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला और दो लंबे पर कमरे के अंदर दाखिल हुए और कमरे का लाइट स्विच ऑन किया। यह एक आदमी था जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे, काले रंग का पैंट, काले रंग का ओवरसाइज कोट और मुंह पर काले रंग का मास्क जिस पर ड्रैगन प्रिंट हुआ था। उस आदमी के सामने एक दुबली पतली सी लड़की बेहोश पड़ी थी जिसके मुंह पर काले रंग का कपड़ा बांध गया था और उसके हाथ और पैर भी पीछे की तरफ बांधे हुए थे। उस आदमी ने सीटी बजाए और दो आदमी कमरे के अंदर और आए। उस काले कोट वाले आदमी ने बाकी दो से कहा, इसे होश कब तक आएगा? उसके साथ खड़ा आदमी बोला, बॉस बस कुछ देर में आता होगा। उस आदमी ने कहा ही था कि तभी तीनों को उस लड़की के हिलने की आहट सुनाई दी और तीनों ने उस लड़की के ऊपर नजर घुमाई। उस काले कोट पहने आदमी ने उन दोनों आदमियों को अपने हाथ के इशारे से कमरे से जाने को कहा और अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा दिए। उस लड़की को धीरे धीरे होश जा रहा था और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने केवल अंधेरे के कुछ नहीं था। वह लड़की बोली, कौन है और यह मेरे मुंह पर कपड़ा क्यों बंधा है? कौन है? मेरे हाथ इतनी टाइट क्यों लग रहे हैं मुझे? मैं हील क्यों नहीं पा रही? कौन है? मैं कहाँ हूँ? खोलो खोलो मुझे। लीव मी, आई सेड लीव मी। खोलो मुझे, आजाद करो मुझे, क्यों लेकर आए हो मुझे? वह लड़की बस अपने आप को खुलवाने की बात कह रही थी कि तभी उसे किसी आदमी की जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने की आवाज सुनाई दी। वह लड़की डर गई और धीरे से कपते हुए बोली, कौन है? देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। कौन है? मुझे क्यों लेकर आए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मुझे छोड़ दो। कौन है? कौन हंस रहा है? प्लीज छोड़ दो। वह हंसी अचानक से रुकी और उस आदमी की डरावनी आवाज उस लड़की के कान में पड़ी, मैं तेरी मौत। वह मौत जो तू अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहती थी, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुझे वह मौत दूं, वह जिंदगी दूं, लेकिन तुझे मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, तू खुद खुद को मारेगी। वह लड़की अब रोने लगी थी और बोली, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना, प्लीज। तभी उस लड़की ने फील किया कि उस आदमी के कदम उसके और बढ़ रहे हैं, कदमों की आवाज तेज होती जा रही है। वह लड़की अपने हाथ भी नहीं जोड़ सकती थी अब विनती करने के लिए। वह आदमी अपने की पर बैठा और उस लड़की का चेहरा उसे काले कपड़े के जरिए ही पड़ा और उसके जबड़े को दबाते हुए बोला, तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ? आर पे। आखिरी शब्द सुनकर वह लड़की बिल्कुल हैरान हो गई और इस बार उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और बोली, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, प्लीज प्लीज मेरे साथ, प्लीज प्लीज बलात्कार मत करना मेरे साथ, प्लीज प्लीज। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती उसे अपने कपड़े फटने की आवाज सुनाई दी। है अपनी कुर्ती की बाजू फटने की आवाज से ही वह लड़की बहुत तेज चिल्लाई, जिस पर उस आदमी ने उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, चिल्ला मत। उसके बाद वह आदमी खड़ा हुआ और किसी को कॉल किया और बोला, अंदर आओ और इस लड़की के साथ वह करो जो मैं तुम्हें करने को कह चुका हूँ। वह लड़की उस आदमी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। वह आदमी बोला, मैं तेरा आर पे नहीं करूंगा, बल्कि मेरे आदमी करेंगे, क्योंकि मेरे आदमी भूखे भेड़िए हैं और उन्हें तुझ जैसी नाजुक कली की बहुत जरूरत है। इसलिए तैयार हो जा अपना जिस्म तुड़वाने के लिए, और हाँ, उनके आने से पहले सोच ले कि कैसे आत्महत्या करनी है, क्योंकि तेरा रेप होगा और साथ ही साथ तेरा वीडियो भी बनेगा, क्योंकि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में वायरल करके छोड़ूंगा तुझे। तेरी नग्न तस्वीरें घर हर में देखी जाएंगी। वह लड़की उस आदमी की बात सुनकर बहुत हैरान हो गई और सोचने लगी, भगवान, मैं अपने साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने देना चाहती। अगर तू चाहता है कि मैं मर जाऊं तो उन लोगों आने से पहले मुझे मार दे, लेकिन मेरे साथ इतना गलत मत करने दे। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी और के भी कदम उसे अपनी ओर आते हुए नजर आए। वह लड़की सिर्फ और सिर्फ घबराए जा रही थी और रोए जा रही थी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह आदमी उससे बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वीडियो सही से बन जानी चाहिए, और उसके बाद वह काले कोट वाला आदमी वहां से निकल गया। तभी उस लड़की को एहसास हुआ कि उसके जिस्म से धीरे धीरे उसके कपड़े जगह जगह से फाड़े जा रहे हैं, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्दन पर कोई चीज चुभाई जा रही है, और अचानक से उस लड़की का सर घूम गया और वह वहीं बेहोश हो गई। वह शख्स जो लड़की के पास था उस लड़की को बेहोश देखकर खुद से बोला, अब तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। दूसरी तरफ एक अनजान जगह, अनजान मेंशन के अनजान कमरे में शिवांगी बैठी हुई थी बेड पर और एक टक फर्श को घुरे जा रही थी। उसकी आंखें देखकर साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वह सोई नहीं है, और उसकी आंखें काफी लाल थी और चेहरे पर आंसू की लकीरें बनकर सूख चुकी थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और जश्न अंदर आया। जश्न को वहां देखते ही शिवांगी की आंखों में गुस्सा तैर गया।
शिवांगी बेड से उठी और बोली, क्या करने आए हो यहाँ? जश्न इस पर मुस्कुराया और शिवांगी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अपनी होने वाली पत्नी को प्यार करने आया हूँ। सोचा एक बार फिर से वह हसीन रात दोहराई जाए जो हमने 5 साल पहले बिताई थी, और आज तो उसकी निशानी भी हमारे पास है। सोच रहा हूँ एक और निशानी इस दुनिया में ले आओ। शिवांगी इस पर गुस्से से बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे ऊपर मेरी बेटी का बिल्कुल साया नहीं पड़ा जब उसका जन्म हुआ, वरना वह तुम्हारी तरह होती। जश्न इस पर शिवांगी के बेहद करीब आया और उसका चेहरा पकते हुए बोला, अगर मैं उस वक्त होता और वह मेरी तरह बन जाती तो तुम क्या करती? शिवांगी ने एकदम से इस पर कहा, मार डालती। इसके बाद शिवांगी बोली, ऐसी औलाद का मैं करती क्या जिसमें ना अकल होती, ना शर्म होती और ना ही दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होती। तुम्हारे जैसा जानवर पर अगर मेरी तनु में होता तो मैं उसे सच में अपने हाथों से मार डालती। लेकिन अफसोस मिस्टर जश्न ओबरॉय, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी मेरी जैसी है और मेरे मृत्युंजय जैसी है। मृत्युंजय का नाम सुनकर जश्न गुस्से में आ गया और उसने जो हाथ शिवांगी के चेहरे पर बहुत ही अच्छे से जेंटल तरीके से रखा हुआ था वह हाथ अब दबाने लगा, और जश्न शिवांगी के जबड़े को कसकर दबाते हुए बोला, मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसी है। उसके अंदर जश्न ओबरॉय का खून है, मृत्युंजय अग्निवेश का नहीं। तो गलती से भी अगर तुमने फिर से तनु को मृत्युंजय का नाम दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवांगी इस पर मुस्कुराए और बोली, क्या कर लोगे? फिर से मुझसे शादी करोगी? कर लो, कर ही तो रहे हो मुझसे शादी, उसके साथ तुम क्या कर पाओगे? लेकिन जश्न, मृत्युंजय को अगर पता चलेगा कि मेरे साथ यह जबरदस्ती और मुझे मजबूर करने वाला इंसान तुम हो तो वह तुम्हें उसी वक्त जमीन के अंदर इतना अंदर तक गाड़ेगा, इतना अंदर तक गाड़ेगा कि तुम्हारी रूह भी बाहर निकलने का रास्ता भूल जाएगी। जश्न को शिवांगी की बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने शिवांगी पर हाथ उठा दिया। शिवांगी के चेहरे पर जश्न के उंगलियों के निशान थे और वह जमीन पर औंधे मुंह लेटी हुई थी, क्योंकि जश्न ने बहुत जोर से उसे थप्पड़ मारा था, जिससे उसका शरीर एकदम से हिल गया और वह नीचे लुढ़क कर गिर गई। शिवांगी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और जश्न उसे गुस्से से देख रहा था, लेकिन जैसे ही जश्न की नजर शिवांगी की गाल पर पड़ी जिस पर उसके हाथ की छाप थी, वह थोड़ा नर्म पड़ गया। जश्न ने अपने गुस्से को कूल डाउन किया और शिवांगी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसे ठीक से खड़ा किया और उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई जस्ट लॉस्ट माई कंट्रोल। उसके बाद जश्न ने शिवांगी के चेहरे को अपने हाथों में बड़े प्यार से थामा और बोला, मत लिया करो ना मेरे सामने मृत्युंजय का नाम, वरना यही अंजाम मिलेगा। इसलिए अब तुम्हारी जबान पर मृत्युंजय नहीं बल्कि जश्न होना चाहिए, और देखो कितना प्यारा लगता है मेरा नाम, जश्न, है ना? और मृत्युंजय सुनकर डरावनी विलन टाइप वाली वाइब आती है। डी, आगे से ऐसी गलती मत करना, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बल्कि यह हाथ उठाएंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए, ना कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। शिवांगी बस डर और गुस्से की मिले जुले भाव वाली नजरों से जश्न की आंखों में देख रही थी, जिसमें जानवरपन कूट कूट के था। शिवांगी ने जश्न का हाथ झटका और सरकास्टली वे में हंसते हुए बोली, लाइक सीरियसली, मेरा मृत्युंजय तुम्हें हीरो कहता है कि वह विलन है और तुम हीरो हो। लेकिन असल में तो सब कुछ उल्टा है, वह विलन होकर हीरो है और तुम हीरो होकर विलन। शिवांगी ने अपनी आंखों से बाहर आ रही आंसुओं को साफ करते हुए आगे कहा, अरे तुम में हीरो जैसे कोई भी क्वालिटी नहीं है। हीरो अपनी हीरोइन के लिए खुद की जान दे देता है, उसकी खुशियों को आगे रखने के लिए खुद की खुशियों को मार देता है। लेकिन तुमने क्या किया? अपनी खुशी के लिए मेरी खुशी का गला घोट दिया। अरे तुम शादीशुदा हो, उसके बावजूद भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है। कैसे इंसान हो तुम? ये काम कोई हीरो नहीं करता, विलन करता है। विलेन? ओह सॉरी, आई एम रॉन्ग, तुम तो विलन भी नहीं हो, क्योंकि विलन तो मेरा मृत्युंजय है। तुम तो राक्षस, और राक्षस रावण से भी बदतर राक्षस। जश्न को शिवांगी की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह फिर से शिवांगी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते था, जिस पर वह फीकी मुस्कान के साथ बोला, यू नो व्हाट बेबी, तुम पर अभिनाम मृत्युंजय का असर है, इसीलिए तुम ऐसी अजीबो गरीब बात कर रही हो। विलन विलन होता है, वह किसी का अपना नहीं होता। मैं हीरो हूँ इस कहानी का, और हीरो हर किसी का होता है, और मैं बहुत जल्द तुम्हारा भी हो जाऊंगा, आई प्रॉमिस। बस एक बार मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दे दूं, उसके बाद तुम कुछ भी कर लो, तुम सिर्फ मेरी बनकर रह जाओगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मेरी तुम्हारी और हमारी प्यारी बेटी की एक अलग और यूनिक फैमिली होगी, जैसे तुम्हें चाहिए थी। उसके बाद जश्न ने फिर से शिवांगी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, एक काम करता हूँ, शादी से पहले ही तुम्हें फिर से अपना बना लेता हूँ। तुम अपने आप मृत्युंजय को भूल जाओगी,
और कहते हुए जश्न धीरे धीरे शिवांगी के होठों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन शिवांगी को उसकी करीबी से बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी और उसने जश्न के पैर पर अपनी लात मारी, जिससे जश्न का हाथ शिवांगी के चेहरे से छूट गया और उसने अपने घुटने को पकड़ लिया। जश्न को बार बार शिवांगी की हर एक एक्शन से गुस्सा आ रहा था। जश्न गुस्से से बोला, तुझे एक बार समझ में नहीं आ रहा है? मैंने बोला ना उसको भूल जाओ, लेकिन शायद तेरे दिमाग में ना मेरी बात घुस नहीं रही है। लगता है प्यार से नहीं बल्कि जबरदस्ती से ही तुझे अपना बनाना पड़ेगा। अपनी बात कहने के बाद जश्न फिर से शिवांगी है करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले ही बहुत जोर से जश्न का फोन बिप हुआ। जश्न ने अपना फोन उठाया और आए हुए नोटिफिकेशन को ऑन किया और उस पर कुछ ऐसा देखा जिससे जश्न की आंखें हैरानी से वह गुस्से से फैल गई। वह शिवांगी के साथ बिना कुछ किया वहां से गुस्से से चला गया। शिवांगी ने तुरंत कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और बेड पर उन्हें जाकर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। शिवांगी खुद को कोसते हुए बोली, काश मैंने वह गलती कभी अपनी जिंदगी में नहीं की होती, तो ये दिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता और अपने दोस्तों के साथ उस क्लब में नहीं जाती, तो मैं इस आदमी के साथ कभी वह रात नहीं बिताती और ना ही कभी तनु मेरी जिंदगी में आती, और अगर वह सब होता भी तो क्यों भगवान क्यों फिर से इस आदमी को मेरी जिंदगी में लेकर आए? एक बार मुझे ऐसी सजा देकर आपका मन नहीं भरा जो आपने फिर से इस आदमी को मेरी जिंदगी में ला धकेल दिया? अरे इसके पास इसकी खुद की बीवी है, एक बच्चा है, उसके बावजूद भी इसे मैं चाहिए। कितना गिरा हुआ इंसान है, मुझे मेरी बेटी के साथ खुश क्यों नहीं रहने देता? उसके बाद शिवांगी मृत्युंजय को याद करते हुए बोली, काश उस दिन मैंने इसके कॉल आने के बाद मृत्युंजय को कॉल किया होता, तो ये दिन भी मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता और ना ही वह खतरनाक बकवास सी शर्त ये मेरे सामने रखता। वहीं दूसरी तरफ राठौर कॉर्पोरेशन में निश्चय एक लड़की के साथ बहुत ही वाइल्डली इंटीमेट हो रहा था। दोनों के कपड़े उन दोनों के अंग से दूर थे। दोनों एक साथ निश्चय के प्राइवेट रूम के अंदर बंद थे और वह लड़की बेड पर नीचे थी और निश्चय उस लड़की के ऊपर था और अपनी रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाई जा रहा था, जिससे उस लड़की की चीखें और आहें निकल रही थी। वह लड़की धीरे से निश्चय से बोली, प्लीज सर अब मुझे छोड़ दीजिए। नाउ आई हैव नो एनर्जी, आई कांट टॉलरेट यू, प्लीज लीव मी सर। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रिश्ते के ऑफिस में काम करने वाली एक खूबसूरत सी 23-24 साल की एम्प्लॉय थी। इस लड़की को निश्चय की कंपनी में काम करने के लिए बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ी थी। इस लड़की का परफॉर्मा बहुत ही ज्यादा लो था और इसे किसी भी कंडीशन में राठौर कॉर्पोरेशन में अपनी जगह बनानी थी ताकि इसको अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, लेकिन इसका परफॉर्मेंस डाउन होने की वजह से निश्चय ने इस नौकरी नहीं दी। लेकिन इसके बाद इस लड़की ने निश्चय को सेड्यूस करने की कोशिश करी और हमारे निश्चय बाबू तो है ही लड़कियों के दीवाने, वह हो गए सेड्यूस और उन्होंने रख लिया इस लड़की को नौकरी पर। उस लड़की की बात पर निश्चय कुछ पल के लिए रुका और उस लड़की के चेहरे को दबाते हुए बोला, मुझे सेड्यूस करने से पहले ये सब सोचना था बेबी डॉल कि तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। अब सहो दर्द। मैं कोई जेंटल पर्सन नहीं हूँ, मैं जानवरों का जानवर हूँ, इसीलिए तुम्हें अभी ये सब झेलना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और अभी मेरे अंदर इतना गुस्सा है जो मैं किसी की जान लेकर भी खत्म कर सकता हूँ, और मैं वही करने जा रहा था, लेकिन तुम मेरे केबिन में आ गई और मैंने अपने गुस्से को खत्म करने का आइडिया चेंज कर दिया और तुम्हें अपने करीब बुला लिया। और वैसे भी तुम्हें तो वैसे भी अपनी परफॉर्मेंस को हाई लेवल पर लेकर जाना है, तो करो जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। इसके बाद निश्चय ने फिर से उसे लड़की के साथ अपनी लस्ट की गाड़ी को शुरू किया। वह लड़की काफी थक चुकी थी क्योंकि निश्चय ये सब कुछ उसके साथ पिछले 3 घंटे से कर रहा था। पहले तो उसे भी निश्चय के साथ यह सब करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही निश्चय धीरे धीरे और भी ज्यादा वाइल्ड होता रहा, उस लड़कियों को समझ आ गया कि उसने गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया। लेकिन शायद उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि कमरे का दरवाजा अचानक से खुल गया और आलिया कमरे में आए, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का नजारा देखा उसका दिल कहीं ना कहीं टूट गया। लेकिन उसने अपने चेहरे पर अपने एक्सप्रेशन आने नहीं दिए और बोली, निश्चय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम कुछ देर के लिए ये सब छोड़ सकते हो? निश्चय अब लगभग सेटिस्फाई हो चुका था और उसका गुस्सा भी काफी हद तक शांत हो चुका था, इसलिए उसने उस लड़की को आजाद किया और बोला, यू आर सो लकी, मेरी फ्यूचर वाइफ की वजह से तुम बच गए, वरना शायद तुम्हारी में जान ले लेता आज। वह लड़की रिश्ते की बात पर हैरान थी कि आलिया उसकी फ्यूचर वाइफ है। अपने साथ एक लड़की होने के बावजूद भी वह बाकी लड़कियों के साथ यह सब कर रहा है और आलिया भी कुछ नहीं रिएक्ट कर रही है, ना ही उस पर गुस्सा कर रही है और ना ही निश्चय पर नाराजगी दिख रही है। निश्चय उस लड़की से दूर हुआ और तुरंत उसने अपने कपड़े पहने, लेकिन उस लड़की के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह अपने कपड़े उठा सके, इसीलिए आलिया आगे बढ़ी और उसने उस लड़की की हेल्प की कपड़े पहनने में। उसके बाद उसे कमरे से जाने को कहा।
निश्चय बेड पर बैठा हूँ और आलिया की तरफ अपना हाथ किया तो आलिया ने उसके हाथ को थामा और उसकी लैप पर जाकर बैठ गई। निश्चय ने आलिया के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, बोलो, क्या बोलते आई थी। आलिया के दिमाग में अभी कुछ देर पहले हुआ सीन ही चल रहा था। इस पर वह धीरे से बोली, निश्चय, तुम ये सब बंद नहीं कर सकते क्या। मैं हूं तो तुम्हारे पास, जो करना है करो मेरे साथ, मैं तुम्हें नहीं रोक रही, लेकिन बाकी लड़कियों को बख्श दो। कितना करोगे ये सब। आई नो तुम एक प्लेबॉय हो और तुम्हें ये सब चीज में मजा आता है और तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी हो चुकी है कि तुम्हें आदत लग चुकी है इन सब की, लेकिन कोशिश करोगे तो बदल जाएगी यह आदत। आलिया की बात सुनकर ना ही निश्चय के चेहरे पर नाराजगी थी और ना ही गुस्सा, क्योंकि यह बात 16 आना सच थी कि निश्चय आलिया से बेहद प्यार करता था। निश्चय ने कहा, तुम मुझसे यह बात करने आई थी। आलिया ने इस पर कहा, नहीं, मैं ये बात नहीं करनी आई थी, बल्कि यह बोलते आई थी कि मेरे पास एक आइडिया है शिवांगी को उस जश्न ओबोरोया के चंगुल से बचने का, लेकिन तुम्हें ये सब करते देख मेरा दिमाग फिर गया। शाम का वक्त जश्न का स्पेशल मेंशन। यह मेंशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि यह मेंशन जश्न ने स्पेशली अपनी खुफिया कामों को अंजाम देने के लिए बनवाया था और जश्न ने शिवांगी को इसी मेंशन में रखा था। शिवांगी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इस वक्त कहाँ है। ना ही इस मेंशन में फोन का कोई कनेक्शन था, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम था। इस मेंशन में सिर्फ 2 खिड़कियां थी। एक खिड़की थी जश्न के खुद के कमरे में और एक खिड़की वह भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से बनाई गई थी, जो कि वक्त लगने पर भगाने के काम आ जाए इसलिए बनवाई थी बेसमेंट में। जिस कमरे में फिलहाल शिवांगी थी उस कमरे में सिवाय दरवाजे के और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से बाहर की हवा अंदर आए और अंदर मौजूद इंसान सांस ले पाए। वैसे तो हर कमरे में ऑक्सीजन बॉक्स लगे हुए थे, जो कि इमरजेंसी के टाइम पर अगर दरवाजा लॉक हो जाए तो कोई इंसान अगर कमरे में फंस चुका है तो लगभग से लगभग वह 1.5 दिन तक उस कमरे में सरवाइव कर सकता है। लेकिन जैसे ही 1.5 दिन बीत जाएगा धीरे धीरे उसे सांस लेने में तकलीफ होती जाएगी और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वह बिना ऑक्सीजन की दम घुट के मर जाए। डियर रीडर्स, ऐसे ऑक्सीजन बॉक्स सच में होता है और ऐसे रूम भी बनाए जाते हैं सेफ्टी के लिए मोस्टली, और बड़े बड़े लोगों के घर में यह शायद जरूर मिलेगा, कोई ना कोई एक कमरा ऐसा जरूर होगा। शिवांगी बेड से लगकर नीचे जमीन पर अपनी घुटनों को ऊपर की ओर किए हुए उन पर अपना सर रखकर उसे छुपाकर बैठी हुई थी। शिवांगी ने अपने नजरें ऊपर की तो उसकी आंखें बिल्कुल रोने की वजह से लाल हो चुकी थी और चेहरे पर आंसुओं की गहरी लकीरें बन चुकी थी। शिवांगी को याद आ रहा था पिछले दिन की सारी बातें। फ्लैशबैक। जश्न एकदम शिवांगी के करीब आया और उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर दबाते हुए बोला, उस रात तुम्हारे साथ में था, मेरे साथ तुमने वो हसीन कभी न भूलने वाली रात बिताई थी। हम दोनों दो जिस्म एक जान हुए थे और तनु मेरी औलाद है, और मैं अपनी बेटी को और अपनी इस प्यारी सी कमसिन कली को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं मृत्युंजय को मौत भी दे सकता हूँ, और अगर चाहती हो कि मृत्युंजय सही सलामत रहे और तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मिल जाए तो शांति से वह करो जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मृत्युंजय तो मरेगा ही मारेगा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डालूं तो। जब शिवांगी ने जश्न के मुंह से यह सुना कि वह तनु को भी मार देगा अगर उसने जश्न की बात नहीं मानी तो उसे घबराहट होने लगी। शिवांगी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं मृत्युंजय मरेगा, नहीं मेरी बेटी मारेगी और ना ही मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगी। जश्न इस पर जोश हंसने लगा और बोला, तुम मनोगी, जरूर मानेगी, अपनी बेटी के लिए मानेगी, और मेरी शर्त बहुत सी सिंपल है, बस मेरे साथ शादी कर लो, अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हारे नाम कर दूंगा। शिवांगी जश्न की ऐसी अजीब शब्द सुनकर हैरान हो गई और वह बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं क्यों करूंगी तुमसे शादी। मैं मृत्युंजय से प्यार करती हूँ और मृत्युंजय से ही शादी करूंगी, तुमसे नहीं, और मृत्युंजय ने मुझे बताया है तुम शादीशुदा हो, उसके बावजूद भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है। जश्न ने इस पर किसी पागलों की तरह बोला, हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम्हें नहीं पता शिवांगी, लेकिन जब से मैंने उस रात से तुम्हें छुआ है मेरे अंदर एक अलग सी आग पैदा हो गई है, मेरा शरीर तुम्हें चाहता है। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू फॉर माई एंटायर लाइफ। शिवांगी इस पर बोली, तुम शादीशुदा जश्न ओबोरोया, कैसी बातें कर रहे हो। जश्न इस पर बोला, हाँ जानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन अगर शादी से पहले पता चल जाता ना कि मैं उस दिन वह रात तुम्हारे साथ बिताई थी अपनी बीवी के साथ, नहीं तो मैं पक्का अपनी बीवी से कभी शादी नहीं करता, मैं तुम्हें ही ढूंढता और तुमसे ही शादी करता, पर बस एक गलती हो गई। यह मान लिया कि वह रात मैंने अपनी एकता के साथ बिताई, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। देखो शिवांगी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कभी एकता को ये बात पता नहीं लगने दूंगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है और हमारी एक प्यारी बच्ची है। आई प्रॉमिस।
शिवांगी इस पर जश्न के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, अरे दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, तुम शादीशुदा हो, प्यार करते हो तुम अपनी बीवी से, तुम्हारी बातों से ये सब झलक रहा है। उसकी होते हुए तुम्हें दूसरी शादी करनी है। कैसे इंसान हो, जब अपनी लाइफ में पहले ही आगे बढ़ चुके हो तो मुझे क्यों चाहते हो, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो। जश्न इस पर शिवांगी के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें पाने के लिए ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, उनके साथ रातें बिताए हैं और उन्हें प्रोस्टिट्यूट बनाकर छोड़ो है। अरे कितनी सारी लड़कियों ने तो खुदकुशी कर ली सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे तुम नहीं मिली। और अगर तुम चाहती हो ना कि आगे सभी लड़कियों की जान बची रहे तो तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी मृत्युंजय को भी। तुम्हारे पास है चॉइस, आप डिसाइड कर लो क्या चाहिए, बेटी या मौत, बेटी या मौत। इस वक्त जश्न किसी साइको से काम नहीं लग रहा था। शिवांगी अभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी जो जश्न समझ चुका था, इसलिए अपने उसने फोन पर एक वीडियो चलाई और शिवानी के सामने कर दी। उस वीडियो में तनु थी जिसके मुंह पर काला कपड़ा बांधा गया था और उसके हाथ पैर को भी बंधा हुआ था और उसमें तनु की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर शिवांगी की ममता जग गई और उसकी आंखों से झज्जर आंसू वही बहने लगे। मेरी बच्ची, रोती हुई शिवांगी के मुंह से बस इतना ही निकला। जश्न ने इस पर वीडियो को बंद करते हुए बोला, हाँ हमारी बच्ची, अगर तुम चाहती हो ना कि हमारी बच्ची हम दोनों के साथ बहुत अच्छे से रहे तो मुझसे शादी कर लो और छोड़ दो उस मृत्युंजय अग्निवेश को। मुझे बहुत मजा आता है मृत्युंजय से बदला लेना। वैसे मैं चाहता ना तो तुम दोनों माँ बेटियों को किडनैप करके अपना बना लेता, लेकिन उससे मुझे मृत्युंजय से बदला नहीं मिलता ना, इसलिए अब तुम मृत्युंजय के पास जाओगी और कल उसे बिना बताए अचानक से गायब होकर मेरे पास आओगी। मैं चाहता हूँ मृत्युंजय तुमसे नफरत करे और इस नफरत की आग में मर जाए तड़प तड़प के। शिवांगी अपनी आंसू भरी नजरों से जश्न के चेहरे को देखने लगी और बोली, अभी तुमने कहा ना कि अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तो तुम मृत्युंजय को नहीं मारोगे, तो फिर क्यों मृत्युंजय को मारने की बात कह रहे हो। जश्न इस पर डेविल तरीके से मुस्कुराया और बोला, तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं मृत्युंजय को मारूंगा। अरे वह तुमसे नफरत की आग में तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि जरूरी नहीं कि हर कहानी में जो बच्चा है वह हीरो कहीं निकले। मुझे कुछ नया लिखना था तो मैंने बच्चों को जश्न का बनाया है। बट फिर से बोल रही हूँ मृत्युंजय तन्नू को बहुत अच्छे से रखेगा। ग्रिन ग्रिन। सुबह का वक्त, एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की छत, जहां पर इस वक्त काफी सारे लोग मौजूद थे और उन सभी लोगों के बीच दो आदमी थे। एक आदमी जिसके मुंह पर काला कपड़ा बांध गया था और उसके हाथ और पैर पीछे करके बांधे गए थे और वह घुटने के बल बैठा हुआ था और अपना सर नीचे झुकाए हुए था। और इस आदमी के ठीक सामने 10 मीटर की दूरी पर एक आदमी किंग चेयर पर बैठा हुआ था। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि मृत्युंजय था। इस वक्त मृत्युंजय का ऑरा बहुत ही ज्यादा कोल्ड और सख्त नजर आ रहा था। मृत्युंजय लेने होकर उसे चेयर पर बैठा हुआ था और उसका एक पैर अपने दूसरे पैर के ऊपर था। आदमी जिसे बांध गया था वह थर थर कांपे जा रहा था, जैसे मौत उसके सर पर मंडरा रही हो। मृत्युंजय ने उस आदमी के पीछे खड़े एक आदमी की तरफ सिर्फ अपनी नजर की तो वह आदमी धीरे धीरे चलकर मृत्युंजय के पास आया और अपनी गन मृत्युंजय के हाथ में थमा दी। मृत्युंजय एक स्टाइल के साथ उस चेयर से उठा और चलते हुए उस बंधे हुए आदमी के पास आया और गन को लोड कर उसके ट्रिगर पर हाथ रखकर उस आदमी के फोरहेड पर उसे टिका दिया। मृत्युंजय उसे गन को उस आदमी के सर पर धीरे धीरे मारते हुए उसके चारों तरफ घूम रहा था और वो आदमी और भी ज्यादा कांपे जा रहा था। मृत्युंजय उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला, कोई मेरे साथ गद्दारी करे यह मुझे मंजूर नहीं, और अगर कोई गद्दारी कर बैठता है तो सामने वाले को यह मंजूर होना चाहिए कि उसकी मौत निश्चित है। वो आदमी जिसके मुंह पर काला कपड़ा बांध गया था वह धीरे से बोला, माफ कर दो बॉस, माफ कर दो। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर रुक गया और उसके सामने आ गया और उसके मुंह के अंदर गन रखकर बोला, मेरे साथ चीटिंग करने का सिर्फ एक ही जवाब होता है और वह होती है मौत। और बोलते ही मृत्युंजय ने उसके मुंह में गन चला दी। गन की अग्नि की वजह से उस आदमी का पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया और उस आदमी का चेहरा ऐसा हो गया कि कोई भी उसे पहचान ना पाए और सिर्फ उस चेहरे से घिन करे। मृत्युंजय ने कहा, लाश को ठिकाने लगा दो। मृत्युंजय के दो आदमी लाश को वहां से लेकर चले गए और बाकी के दो आदमियों ने वहां की जगह को साफ किया, बिल्कुल ऐसा कि जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। उसी वक्त उस बिल्डिंग के नीचे एक कार आकर रुकी और उस कार में से धन धनाते हुए गुस्से से जश्न बाहर निकला। इस वक्त जश्न के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर मृत्युंजय के लिए दुनिया जहां की नफरत है।
ऊपर से एक आदमी ने जश्न को वहां आते हुए और बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए देख लिया, जिस पर वह मुस्कुराया और चिल्लाया, बॉस आपका शिकार आ चुका है। मृत्युंजय जो वापस अपनी किंग चेयर पर जाकर बैठ चुका था, वह मुस्कुराया और बोला, कम ऑन बेबी, लेट्स रॉक। मृत्युंजय की यह बात सुनकर एक आदमी वहां से गया। गुस्से से धन दनाते हुए तेज कदमों से जश्न टॉप फ्लोर पर आ गया और टेरेस पर आते ही चिल्लाते हुए बोला, मृत्युंजय, मैं तुझे छोड़ूंगा। मृत्युंजय जो उसके पीठ भरकर अपने चेयर पर बैठा था, वह बिना उसकी ओर देखते हुए बोला, बेटा पहले पकड़ तो ले, तेरा बाप हूं मैं, तेरा बाप। जशन चलकर मृत्युंजय के सामने आया और उसके कॉलर पकड़कर उसे खींचकर खड़ा किया, या यूं कहे कि मृत्युंजय अपने आप खड़ा हुआ, क्योंकि जशन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मृत्युंजय को उसकी कॉलर से पकड़कर खड़ा कर सके। मृत्युंजय बड़े ही रौब तरीके से जशन के सामने खड़ा था और वही जशन के चेहरे पर इस बार गुस्सा था और उसका चेहरा गुस्से की वजह से कांप रहा था। जशन चिल्लाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मृत्युंजय, तुझे जान से मार डालूंगा, मुझे मेरी बीवी लौटा दे सीधे तरीके से। जश्न की बात पर मृत्युंजय हंसा और बोला, सीधे तरीके से तेरी बीवी तुझे लौटा दूं? क्यों, तू भी तो बड़े तेरे तरीके से मुझसे मेरी बीवी लेकर गया था, तो हिम्मत है तो बचा ले अपनी बीवी को। जश्न ने मृत्युंजय की कॉलर छोड़ी और उस पर गुस्सा करते हुए बोला, तू है ही गिरा हुआ इंसान, तभी तो मेरी बीवी का किडनैप कर लिया और उसके साथ इतना घटिया काम करवाया, और तू इंसान है ही नहीं, यू आर अ रेपिस्ट। अपने लिए रेपिस्ट शब्द सुनकर मृत्युंजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को हो, और वह चिल्लाया, मैं रेपिस्ट? तो तू क्या है? तूने भी तो 5 साल पहले एक मासूम सी लड़की का रेप किया था। क्या तेरे अंदर इतनी सेंस नहीं है कि तू किस लड़की के करीब जा रहा है और किस लड़की के नहीं? वह लड़की नशे में थी, तू नहीं। जश्न इस पर आगे आया और बोला, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हूँ, उसके साथ शादी कर रहा हूँ और उसे एक पवित्र बंधन में बांध रहा हूँ, समाज के सामने उसको बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ। मृत्युंजय इस पर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, शादी, पवित्र बंधन, वह भी तू, जो पहले से एक शादीशुदा इंसान होकर दूसरी लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहा है, उसकी बच्ची का फायदा उठा रहे हैं। कमल है, हीरो हो तो तुम्हारे जैसा और ना हो तो कायनात जैसा। मृत्युंजय ने इसके बाद एक सीटी बजाई तो दो लड़की एक लड़की को अपने साथ लेकर आई। बीच में जो लड़की थी, उसके बदन पर एक बड़ा सा लाल रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था, कोई प्रॉपर तरीके से उसे वह कपड़ा नहीं पहनाया गया था। उस लड़की के हाथ और पैर साफ साफ दिख रहे थे और उन पर काटने के निशान थे, और उसे लड़की का चेहरा फिलहाल काले कपड़े से बांध रखा था, लेकिन फिर भी जश्न बहुत अच्छे से पहचान सकता था कि वह कोई नहीं बल्कि एकता है। वह बीच में खड़ी लड़की बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके शरीर में जान ही न हो। जश्न मृत्युंजय के पास आया और उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए बोला, तूने मेरी बीवी का रेप किया, मैं तुझे मार डालूंगा मृत्युंजय। और उसके बाद मृत्युंजय के पेट पर जश्न ने एक जोर से लात मारी, जिससे मृत्युंजय डिसबैलेंस होकर नीचे जमीन पर गिर गया। मृत्युंजय के चेहरे से नाक से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वह हंसते हुए खड़ा हुआ और बोला, मुझे मारने पर वक्त जया मत कर, अपनी बीवी को बचाओ, कभी मेरे आदमियों के सामने मजाक और खिलौना न बन जाए। जश्न को मृत्युंजय की बात समझ में नहीं आई तो उसने एकता की तरफ अपनी नजर घुमाई। जिन दो लड़कियों ने एकता को संभाल रखा था, उन्होंने एकदम से एकता का हाथ छोड़ दिया और उसके ऊपर लपेटे हुए कपड़े को खींच दिया, जिससे वह सरकते हुए धीरे धीरे कपड़ा उसके बदन से हटता रहा। जश्न बहुत अच्छे से जानता था कि उस कपड़े के अलावा एकता के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होगा, इसलिए जश्न ने अपना जल्दी से ब्लेजर उतारा और एकता की तरफ दौड़ा, और जैसे ही वह कपड़ा एकता के शरीर से हटा, जश्न ने जल्दी से आकर अपना वह लॉन ब्लेजर एकता के शरीर से लगा दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेट्स बिगिन। जश्न ने एकता को अपनी बाहों में कसकर पकड़ के रखा था और एकता के हाथ भी जश्न की पीठ पर थे और उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। जश्न ने एकता को अपनी बाहों में लिए ही मृत्युंजय को देखते हुए कहा, ये जो हरकत तुमने की है ना मृत्युंजय अग्निवेश, इसका बदला मैं तुमसे सुध समेत लूंगा, याद रखना मेरी बात को, भूल मत जाना। उसके बाद जश्न बिना कुछ किए बिना कुछ मृत्युंजय को बोले वहां से एकता को अपनी बाहों में वैसे ही पकड़े ले गया। जश्न ने ठीक से एकता को बैक सीट पर बिठाया ताकि वह थोड़ी सी लीन होकर वहीं बैक सीट पर लेट जाए और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। जश्न किसी भी ड्राइवर को अपने साथ नहीं लेकर आया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ कि वह किसी ड्राइवर को नहीं लेकर आए, क्योंकि अगर एकता को ड्राइवर इस कंडीशन में देख लेता तो कहीं ना कहीं वह भी अपने दिल में एकता के लिए डिजायर पैदा कर लेता। लगभग 45 मिनट की यात्रा के बाद जश्न उसे अपने फार्म हाउस में ले गया। ओबरॉय एस फार्म हाउस। फार्म हाउस में कोई भी सर्वेंट नहीं था, सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जो सिक्योरिटी के लिए थे।
लेकिन फार्म हाउस पहुंचने से पहले ही जश्न ने उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को भी वहां से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि एकता को कोई भी इस कंडीशन में देखे और कोई भी बात पहले और उसके घर तक ये बात पहुंच जाए। जश्न पहले कर से उतरा और फिर उसने खुद से ही एकता की विंडो खोली और एकता को अपनी बाहों में उठा लिया। एकता की याद खुद पर खुद जश्न के कंधों पर ठहर गए। जश्न सीधा एकता को फार्म हाउस के अंदर लेकर आया और सीधा अपने कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठा दिया। जश्न ने एकता से कहा, तुम अगर ठीक से चल पा रही हो तो जाकर शावर ले लो और कपड़े पहन लो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो चेक कर लेंगे कि ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हारी बॉडी में। न जाने क्यों लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर एकता बिल्कुल घबरा गई। एकता थोड़ा सा हकलाते हुए बोली, कका क्या? डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन तुम्हें डॉक्टर को क्यों बुलाना है? जश्न ने एकता के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसी के साइड में आकर बैठा और बहुत प्यार से बोले, ताकि वह तुम्हें चेक कर सके कि ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारी बॉडी में, वह चेक कर लेंगे तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। एकता इस पर खड़ी हुई और तुरंत बोली, पर मुझे अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखाना। जशन भी खड़ा हुआ और एकता के चेहरे को देखते हुए बोला, लेकिन डॉक्टर का तुम्हें देखना जरूरी है एकता, तुम्हारे लिए सेफ है। एकता इस पर ना करते हुए बोली, मैंने बोला ना जशन कि मुझे अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखना, मतलब नहीं दिखाना, मुझे अपने आप पर भरोसा है और मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन नहीं है। देखो मुझे पता है कि मेरे साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे डॉक्टर को खुद को नहीं दिखाना, प्लीज तुम गलत मत समझना, लेकिन मुझे डॉक्टर को अपने आप को नहीं दिखाना, मुझे बहुत अजीब लगेगा। एकता बोल तो ऐसे रही थी जैसे उसकी बॉडी में जरा भी पेन नहीं है। और जैसे ही यह चीज एकता को फील हुई वह तुरंत बेड पर बैठ गई और अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, देखो मुझे बहुत अजीब लगेगा अगर मैं उस कंडीशन में डॉक्टर के सामने आऊंगी, प्लीज मेरी बात को समझो जशन, अगर मुझे लगेगा कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, पर अभी मुझे डॉक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लीज डॉक्टर को यहाँ बुलाने की बात बिल्कुल मत करो। एकता बात तो सही कह रही थी, अगर डॉक्टर उसे उस कंडीशन में देखेंगे तो उसे ऑकवर्ड तो फील होगा ही होगा और डॉक्टर तुरंत यह बात पकड़ लेंगे कि एकता के साथ रेप हुआ है या उसके साथ लव मेकिंग हुई है। जशन भी समझ रहा था एकता की बात, इसलिए वह बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहीं बुलाता डॉक्टर को, लेकिन अगर तुम्हें फील हो ऐसा कि तुम्हें डॉक्टर की नीड है तो मुझे बताना, मैं बुला लूंगा उन्हें और तुम टेंशन मत लेना, मैं फीमेल डॉक्टर को ही बुलाऊंगा, मेल डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा, अभी तुम जाकर शावर ले लो और यह कपड़े बदल लो। एकता ने हाँ में गर्दन हिलाए और जशन कमरे से चला गया। एकता भी वॉशरूम में चली गई और शॉवर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। एकता ने अपने आप को घुमाया और मिरर के सामने चली गई और अपने ऊपर से वह लाल कपड़ा हटाया तो एकता के बदन पर एक व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस थी। ड्रेस इतनी शॉर्ट थी कि उस ब्लैक लॉन्ग ब्लेजर में वह ड्रेस बिल्कुल छुप सी गई थी। किसी का यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उस ब्लेजर के नीचे इंसान ने कुछ पहना है कि नहीं पहना है। एकता मिरर की बिल्कुल पास आए और खुद के बदन को छूते हुए बोली, आई नो जो मेरे साथ हुआ वह बहुत गलत हुआ और मैं इस चीज का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बिगड़ दी। मैंने कितने सपने देखे थे अपनी जिंदगी को लेकर, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी कहीं की नहीं छोड़ी। क्यों, क्या तुमने ऐसा मेरे साथ, क्यों मेरी जिंदगी बिगाड़ दी? अपनी आखिरी की दो लाइनों पर एकता रो पड़ी थी। उसके बाद एकता ने अपनी गर्दन को छुआ जहां पर एक छोटा सा पिन चुभने का निशान था। एकता उस निशान को देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोली, तुम्हें भी मेरे साथ वह सब करने के लिए इस इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, पर कोई बात नहीं, सच्चाई हमेशा जीतेगी और बुराई हमेशा हारेगी और आई प्रॉमिस यू, मैं सच्चाई का साथ दूंगी, उस बुराई का नहीं। उसके बाद एकता वापस शावर के नीचे आए और उसे ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एकता बाथरोब पहनकर बाहर आए और बेड पर आकर लेट गई और ऊपर सीलिंग को देखने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और जश्न अपने एक हाथ में मैगी और दूसरे हाथ में काफी मग का ट्रे लेकर आया। जश्न ने मैगी की एक प्लेट एकता को थमाए और बोला, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। एकता ने एक फीकी मुस्कान जश्न को पास करी और उस प्लेट को ले लिया और शांति से मैगी खाने लगी। जश्न बस एकटक एकता के उस एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देख रहा था और उसके बाद में थोड़ा सा एकता के चेहरे पर झुका और उसके फोरहेड को किस किया, जिस पर एकता थोड़ा सा घबरा गई और जश्न से थोड़ा दूर हुई। जश्न भी हैरान हो गया कि इतना उससे दूर क्यों हुई। जश्न ने एकता से सवाल किया, क्या हुआ, तुम्हें मेरी यह ब्यूटीफुल किस पसंद नहीं आई? उसके बाद थोड़ी शरारत में जश्न बोला, क्या तुम्हें मेरी इंटेंस किस चाहिए और यू वांट माई इंटेंस रोमांस? जश्न की बात पर एकता ने पहले तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसकी दूसरी बात पर एकता अलग सी फीलिंग के साथ जश्न के चेहरे को देखने लगी।
थैंक यू फॉर लिस्टनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।